तो हमारे साथ कल्चर एकेडमी लेके जो डिप्टी सेक्रेटरी शंकल सर है, तो कल्चर एकेडमी के हम बारे में पूछेंगे आज के इस इंटरव्यू में। सर, कल्चर एकेडमी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्या है, क्या पर्पस है? ग्रुप ले थैंक यू। लद्दाख वैसे भी दुनिया में कुछ चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। उसमें आपका सबसे पहला आता है आपका फिजिकल ब्यूटी, जिसको आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया चीज़ लद्दाख दुनिया में इसकी संस्कृति, कल्चरल हेरिटेज को माना जाता है। उसमें भी कल्चरल हेरिटेज में भी ना, आप देखिए, ये एक ऐसा सोसाइटी है जिसके पास अपना सब कुछ है। आप देखिए, इसके पास अपना क्या कहते हैं आप, हर फील्ड में अपना एक वो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको आप कहते हैं, जिसको हम लद्दाखी में बोलते हैं रिगनस चू, 10 डिफरेंट ट्रेडिशनल नॉलेजेस। तो उस बेसिस पे ये जो लद्दाख का रीजन था, उसी बलबूते हमेशा जब हम जोरावर ने हमारे ऊपर अटैक किया था 19th सेंचुरी में, तब तक हम इंडिपेंडेंट थे। ये उसी का एक जीता जागता मिसाल है। वही देश अपने बलबूते पे खड़ा रह सकता है जो अपने आप में सशक्त हो, मजबूत हो, हर लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो उस धरोहर को संभालने के लिए, सजाने के लिए, प्रोमोट, प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा एक संस्था, डिपार्टमेंट चाहिए था। तो 74 ऑनवर्ड्स लद्दाख में कल्चरल एकेडमी वजूद में आया है। तब से लेके आज तक हमसे पहले जितने भी लोग आए हैं, सबने जितना हो सकता था प्योर इंटेंशन के साथ, ये इसी सोच के साथ कि हम कुछ लद्दाख के फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, उसी जज्बे को लेके आज तक ये संस्था, एकेडमी, डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, एकेडमी अपने रोल प्ले करते आ रहा है। तो हम जैसे लोग जो बहुत बाद में आए हैं, हम भी आप 20 साल से ऊपर हमारा इस क्या कहते हैं संस्था के साथ वास्ता रहा है। तो जब से हमने भागदौड़ संभाला है, जब से हमने होश संभाला है एक सिलसिले में, तो हमने भी कोशिश किया कि हम किस सूरत में, किस जरिए से, किस तरह से ये लद्दाख के आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज को लेके काम किया जा सके। इसमें हमारा सबसे पहला मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को सबसे पहले तो ये एहसास दिलाना था कि भाई, आप लद्दाखी कल्चरल हेरिटेज को रिच कल्चरल हेरिटेज क्यों कहते हैं, उसकी क्या वजह है, उसकी जरूरत क्या है, आगे इसको प्रिजर्व, प्रमोट करने का मकसद क्या है। तो इसी बात को लेके हम लद्दाख के हर गांव गाय, हर बड़े छोटे लोगों के साथ, बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर, कम्युनिटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल तक जाके हमने लोगों के साथ बात किया। ये तो था सबसे पहला एकेडमी का ऑब्जेक्टिव कि इसको लोगों में एक जागरूक, क्या कहते हैं, अवेयरनेस पैदा किया जाए कि आप अपने कल्चरल हेरिटेज की समझ आप कितने रखते हो। जब आप में इस चीज की समझ है, तभी आप प्रिजर्वेशन, प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो मकसद है, ये हमारा प्राइमरी मकसद है। तो आप देखिए ना, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्टाइल ऑफ फंक्शन या आपका फील्ड होता है। हमारा जो ज्यादातर तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, जो आप देख नहीं पाते हो, जो आप समझ नहीं पाते हो। ब्यूल्ड हेरिटेज, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज तो आपके सामने ही है, वो आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना और लोगों में अवेयरनेस लाना, वो अपने आप में एक चैलेंज है, जिसको पूरा करने की एकेडमी ने आज तक भरपूर कोशिश किया है। और आज मैं बड़े फकर के साथ कहता हूँ, जितने भी लोगों ने एकेडमी में सर्विस दी है, चाहे आज के दौर में हो या पहले भी हो, सबने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाया। तभी जाके आप देखते हैं आज के दौर में भी, जो हर कोई कहता है इट्स वेरी चैलेंजिंग टाइम, इस दौर में भी हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। लोगों में ये एहसास है कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अगर इसके बिना हमारा वजूद खतरे में है, ये सब लोगों में समझ आज भी है। तो मेरे ख्याल से इस समझ को बरकरार रखना ही एकेडमी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और आज के डेट में आप
आप कहीं मिसाल ले लीजिए ना, आप भी अंदर से पूरी तरह लद्दाखी है, आप में वो समझ है, वो फीलिंग्स है, वो एटीट्यूड है, और वो जज्बा भी इसको कायम रखने के लिए, वो इन अ वे हम सब का एक कलेक्टिव एफर्ट से आज तक ये सस्टेन कर पाया। जी सर, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बोला कि 74 में ये वजूद में आया, तो उसके बाद जो आपके दौरान जो फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेके आया, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं तो रिसेंटली आपने एक जो मास डांस होते हैं जो मॉनेस्ट्रीज में, उनको बारे में लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थे। जिस दिन फेस्टिवल होता था उसी दिन जो समझना समझ, उसके बाद उनका पता नहीं होता था, लेकिन आपने एक सेमिनार के तौर पे उस पर बहुत बड़ा डिस्कशन किया। उसी तरह आप और कुछ गिनाए कि जो आपने इनिशिएटिव लिया आपके दौरान। अब देखिए, इसको हम ब्रॉडर लाइंस पे 3 भाग में हम बांट देते हैं। आर्ट के बारे में सबसे पहले तो आर्ट को प्रमोट प्रिजर्व करने के लिए हमारा ये कोशिश रहा कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्ट का एक संगम हो, जहाँ पे दोनों का बाखूबी रिस्पेक्ट हो, मुकाम हो, स्पेस दिया जाए दोनों के लिए। उसके लिए हमने बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, एप्रिसिएशन, बहुत सारे ऐसे कुछ किया है जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी भी था। तो हमने अपने लेवल पे जो हो सकता था हमने उसमें कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस संस्था ने कुछ काम सही में किया है जो फ्यूचर के लिए एक हेरिटेज रहेगा या वो रिपोजिटरी रहेगा, वो लैंग्वेज फील्ड में है। जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, इतने सारे कुछ लिखा, आप यू विल बी हैप्पी टू नो, आपको खुशी होगा कि आज के डेट में हमारे पास जो मैंने पहले जिक्र किया था लद्दाख का जो 10 डिफरेंट ट्रेडिशनल नॉलेजेस, उस सिस्टम पे हमारे पास आज के दौर में लगभग 4,000 आर्टिकल्स है। आप समझ सकते हो। तो इसी से जाहिर होता है कि हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना मुकम्मल है। मुकम्मल मीन्स कंप्लीट है। तो उससे ज्यादा जब तक हम अपने लैंग्वेज को नहीं बचा पाओगे, नहीं समझ पाओगे, समझ का जिंदा रहना, कल्चर का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। यही सोच के हर गांव गया हम लोग, हर बड़े छोटे गांव में गया, हर स्कूल्स में अप्रोच किया, हर इंटेलेक्चुअल्स पे अप्रोच किया कि भाई हम सब मिल के कुछ करें। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है भाई मेरे, जिसको सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने से उसका प्रमोशन, प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल है। ये हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में उसका यूज होना चाहिए, उसका अमल होना चाहिए, तभी जाके हम लैंग्वेज जैसे चीज को क्या कहते हैं, लिटरेचर जैसे चीज को कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा, जिसपे आपको भी पता है हमने बहुत कुछ किया। तीसरा जो सबके सामने था, बड़ा अट्रैक्टिव था, वो था हमारा कल्चरल पार्ट, जो परफॉर्मिंग आर्ट मान लीजिए आप उसको। उसमें आपको पता है लद्दाख के हर रीजन का अपना कुछ खासियत है। तो मेरे सामने ये चैलेंज था इन सबको प्रिस्टाइन फॉर्म में, उसी के रूप में, उसी के शेप में हम कैसे लोगों के सामने प्रिजर्व रखें। तो बहुत कुछ सोचा हमने पहले, इसको सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, अवेयरनेस गेम्स, बहुत कुछ किया। तो लास्ट पे हमने सोचा इसको एक पुश की जरूरत था, हाईलाइट करने की जरूरत था। तो हमने हर रीजन का क्या कहते हैं आप, खसूसियत को लेके, पेक्यूलियर उसका आइडेंटिटी को लेके, फिर हमने हर जगह के लिए अपना अपना एक कल्चरल फेस्टिवल हमने डिजाइन किया था, जिसमें आपका नोमैडिक फेस्टिवल आता है, आपका बल्ती फेस्टिवल आता है, आपका आर्यन फेस्टिवल आता है, आपका फिर बाकी जो मोनेस्टिक कम्युनिटी को लेके जो फेस्टिवल, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होता है, वो सब हमने शुरू किया है। और साथ ही साथ हमने कोशिश ये किया है, डॉक्यूमेंटेशन पे हमने बहुत जोर दिया है। जो भी चीज हो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपने भी सुना, आपने भी देखा, इवन आप लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है उसको प्रमोट करने। हमारे हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री तो हमारे पास है ही नहीं है। ओरल हिस्ट्री हम सब उसको ऑथेंटिक हिस्ट्री मानते हैं, आज तक चले आए। तो ओरल हिस्ट्री में सबसे एक रिसोर्सेज क्या है, आपका फोक सॉन्ग्स है। तो आपको भी पता है पिछले 2013 से लेके आज तक हमारे पास लगभग 1000 फोक सॉन्ग्स है जो प्रिजर्व्ड है, नॉट ओनली बुक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में भी है, उसका पूरा धुन भी है उसका, बल्कि हमने लिटरेरी उसमें करेक्शंस भी किया हुआ है। तो ये सब दिखाता है कि
हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो कितना मुकम्मल और कितना इम्पोर्टेंट। हाँ, और एक चीज आप, इन सब का प्रिजर्व होना ही हमारा मकसद नहीं है। इन सब का क्या कहते हैं, बुक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में रखना या लोगों के सामने रखना ही हमारा मकसद नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना गुरुप्ले, अगर आपके पास कुछ हो इन द नेम ऑफ कल्चरल हेरिटेज, किसी न किसी तरीके से वो आपके जिंदगी में काम में आना चाहिए ना। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंज था इसको समझाना। तो आज भी हम कहते हैं भाई, अगर आपके पास रीच जिस पे आप बहुत नाज करते हो, यू फील प्राउड ऑफ हैविंग सच एन वंडरफुल कल्चरल हेरिटेज, जब तक उसका आपको लाइफ जीने में कोई अगर आप वो हेल्प नहीं करता है, फायदा नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से उसको हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा सकता है। सर, जो माइग्रेशन है लद्दाख में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के हमने बैक टू विलेज करके प्रोग्राम इनिशिएट किया, जिसमें गांव के लोग गांव में ही रहे, गांव का कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। देखिए ना गुरुप्ले, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लद्दाख के हर क्षेत्र अपने आप में एक अनोखा मिसाल है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो उस कंसेप्ट को लेकर जब तक जिस रीजन में लोग ही नहीं रहेंगे, तो मैं अपने कल्चर को प्रिजर्वेशन की बात ही क्या करूंगा, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये समझ कोई मेरा नहीं था। ये पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर में गवर्नर था मलिक साहब, उनके टाइम पे एक कंसेप्ट को गवर्नमेंट के सिस्टम में लाया था, बाद में वो समहाउ बंद हो गया था। तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिला। एक जैसे हमारा खरनक का एरिया है, रुपशो का पूरा नोमैडिक एरिया, आज के डेट में रुपशो में कुछ ही लोग हैं। अब आप सोचेंगे उस खाली वैली में जाके मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, वो कोई मतलब की नहीं रह जाती है। तो हमने सोचा कोशिश किया जा सकता है, हर जगह कोशिश किया जा सकता है कि हम इनको एक वापस अपने गांव जाके बसने का एक क्या कहते हैं, उनको मौका नहीं बोलूंगा मैं, इनकरेज किया जाए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आप जबरदस्ती वहां जाना पड़ेगा। अगर जितने लोग, मैं कहता हूँ टेम्परेरीली अगर सेटल भी हो जाता है ना, तो हमारा जो वहाँ का जो भी कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत हद तक प्रिजर्व हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, जिंदा रह जाएगा। नहीं तो नोमैडिक कल्चर एक किताब में रह जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा। फिर रुपशो वैली में से अगर पूरे लोग निकल जाते हैं किसी न किसी बहाने पे, तो फिर नोमैडिक कल्चर में एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो इसी सोच के साथ हमने एक कोशिश किया था, खरनक में हम बैक टू विलेज करके करते हैं, यहाँ के लोगों को वापस अपने गांव में ले जाके 2 दिन का एक प्रोग्राम होता, उसमें हम उनको कोशिश करते हैं कि उनका जो पिछला जो रूट है ना, उनसे समहाउ इमोशनली मेंटली कनेक्ट हो जाए, ताकि इनमें वो फिर इंस्पिरेशन, वो इनकरेजमेंट जग जाए कि हाँ यार, जो मैंने 20 साल पहले छोड़ के आया था वो किसी न किसी सूरत में थोड़ा गलत भी हुआ है, तो कोशिश करना चाहिए मुझे वापस जाके बैठना चाहिए। इसी सोच को जगाने के लिए वो प्रोग्राम है। ये तो एक जगह तो हम चलो फेस्टिवल के तौर पे ये करते हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं, लद्दाख में आज सबसे पहला प्रॉब्लम, एक मुश्किल क्या है, माइग्रेशन टाउन की तरफ, टाउनशिप की तरफ, गांव से यहाँ की तरफ, लेकिन उसको वापस गांव की तरफ ले जाना हम लद्दाख के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे कल्चरल ये सब प्रिजर्वेशन के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा गांव की सूरत में नहीं रहेंगे, गांव जिस दिन टाउन बन जाएगा, टाउन जिस दिन सिटी बन जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस सूरत में फिर हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा अपना क्या कहते हैं सोच को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस मकसद के साथ ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम करते थे, रहेंगे भी वही करेंगे। जी सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, वैसे तो आपको कहने के लिए बहुत है क्योंकि आपने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, आखिर में कहना चाहूँगा फ्यूचर के लिए क्या विजन है, आप क्या प्रोग्राम आपके जहन में है जो आने वाले दिन में आप ब्रीफली बताएंगे? अब छोटा सा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। फ्यूचर किस पे डिपेंड होगा, आपका भविष्य किस पे डिपेंड होगा। सबसे पहला चीज उसमें आता है एजुकेशन। एजुकेशन किसके माध्यम से आएगा, उसमें आपका लैंग्वेज के माध्यम से आएगा। तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन हमारे लिए भविष्य में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको मिलके लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, और लैंग्वेज हर एक सभ्यता का, हर एक सिविलाइजेशन का, हर एक कल्चर का वो रूट होता है। तो
हमारा जिस तरह आपने बताया, 3 मैंने बताया, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज में हमारा आगे जाके हम हमारे ज़िले में लगभग 113 गांव है। 113 गांव का पूरा हम हिस्ट्री लिखने जा रहा है, बल्कि बहुत हद तक हमने कर लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख में अपने लैंग्वेज का डिक्शनरी हो, उस पर हम काम कर रहा है। तो आज तक जिस तरह मैंने बताया आपको पहले कि 4000 के करीब हमारे पास आर्टिकल्स है, अब वो फ्रैगमेंट में है, कुछ इधर है, 2 उधर है, 3 उधर है। हम उन सब का डिजिटाइजेशन हो और वो उन सब का 10 जो मैंने ट्रेडिशनल नॉलेज गिनाया उसको क्लासिफिकेशन हो और उसको किसी दिन हम ई बुक कर सके और वो पूरे दुनिया के लिए हर किसी लाइब्रेरी के साथ वो करके हम हर किसी तक, दुनिया के लोगों तक पहुंचा पाए ना, तभी जाके दुनिया को पता चलेगा कि हमारा सोच क्या था, हमारा कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या था, हमारा ये जो 10 ट्रेडिशनल नॉलेजेस का सिग्निफिकेंस क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, वो फिर दुनिया को पता चल जाएगा। जिस दिन ये सब दुनिया को पता चल जाएगा ना, तो हमारा जो लॉस ग्लोरी है, मैं समझता हूँ बहुत हद तक हमको फिर वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने इस तरह से बताया, जिस तरह से जो आपने इनिशिएटिव लिया और आगे क्या करने वाला है इसके बारे में बताया। मैं और मेरे साथी सनम न्यूज़ 18 के लिए।